नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद नेतन्याहू को लगा होगा कि चीजें बहुत ठीक ठाक हो गई। अब लेबनान के साथ सीज फायर हो चुका था, इधर आपका सीरिया से जो रास्ता मिलता है ईरान से लेबनान हथियार ले जाने का वो बंद हो गया, तो इन्हें लगा होगा कि अब इसके बाद हम अपर हैंड पा चुके हैं, अब कुछ वहां होना नहीं है, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। यही वजह है कि आप देखिए सीरिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे नीली लाइन में जो कवर्ड एरिया है वो सीरिया की एरिया है जिसको अभी तक इजराइल कब्जा कर चुका है। और सीरिया के जो लड़ाके हैं, सीरिया के जो क्रांतिकारी हैं, रिवोल्यूशनरी जिनको अमेरिका में कहा जा रहा है और बाकी सारी जगहों पर, वो कह रहे हैं कि इजराइल को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। अरे इजराइल आपसे डर नहीं रहा है, इजराइल आपको डरा रहा है। कुल मिलाजुलाकर उनका स्टैंड यह है कि वो इजराइल से लड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसी एक हुकूमत अगर सीरिया में आ जाती है, और एक बात मैं बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं, ये जो हुकूमत सीरिया में आई है ये सिर्फ इसलिए आ पाई है कि इजराइल और अमेरिका ने इनको जबरदस्त पैसा दिया है। इजराइल की एक स्पाई है, एक जासूस है, जिसने बताया है कि 12 सीरियन ग्रुप्स को, ऐसे 12 ग्रुप्स जो वहां पर ऑपरेट कर रहे थे, उनको सीधे इजराइल ने फंड किया है, स्पॉन्सर किया है, पैसा दिया है। आगे डिटेल में जाऊंगा, लेकिन नेतन्याहू जो ये कुछ सोच रहा था वो सच नहीं हो पाया, क्योंकि यमन बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है, हूथी बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है, वो लगातार हमले कर रहा है। कल इजराइल ने हमले किए, इजराइल ने यमन के ऊपर हमले किए, वहां के एयरपोर्ट को डिस्टर्ब किया और भी कोस्टल एरियाज को डिस्टर्ब किया। इसके पहले भी कर चुका है वो, और अभी हमले खत्म भी नहीं हुए थे ठीक से, अभी हमलों के असरात भी ठीक से समझ में नहीं आए थे कि पलट के यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल से ऐसा हमला किया कि आईडीएफ ट्विटर पे लिख रहा है कि हमारे लाखों लोग छुप कर बैठे हुए हैं बंकर में। पूरे सेंट्रल इजराइल में जो ये आप देख रहे हैं तस्वीर, जो लाल लाल आपको धब्बे दिखाई देते हैं, इस पर गोले दिखाई देते हैं, वो उन जगहों के हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया। और आप देखेंगे कि पूरा सेंट्रल इजराइल ऐसा है जहां पर अलर्ट जारी किया गया। जो वीडियोस आए हैं वो बता रहे हैं कि इनका इंपैक्ट भी हुआ है। यहां नहीं दिखा सकता वरना यूट्यूब उनको रोक देगा, लेकिन जो वीडियोस आए हैं वो बता रहे हैं इंपैक्ट भी हुआ है। जाहिर है इजराइल को ठीक ठाक नुकसान हुआ होगा, लेकिन इजराइल अपने नुकसान की खबरें लगातार दबाता रहता है। वहां मीडिया अलाउड नहीं है, उन इलाकों में जाके कवर करने के लिए मीडिया को रोक दिया जाता है। तो यमन से लगातार लड़ाई जारी है। अंसारुल्लाह जो यमन में हूथी संगठन है वो साफ साफ कह चुका है कि चाहे हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम भी गिरा दो, हम मानने वाले नहीं हैं। हम फलस्तीन के फेवर में, गजा के फेवर में लगातार हमले करते रहेंगे। और अब हालत यह है कि वहां की अपनी इंटेलिजेंस इजराइल की भी कह रही है कि हूथी को इस तरह से हरा पाना आसान नहीं है। इजराइल ने जो हमले किए वो अमेरिका की मदद से किए। अमेरिका अगर मदद नहीं करता तो ये हमले हो ही नहीं पाते। अमेरिका अगर मदद नहीं करता तो सीरिया वाला मामला नहीं हो पाता। अमेरिका मदद नहीं करता तो लेबनान से नहीं लड़ पाते, हिजबुल्लाह से नहीं लड़ पाते। अमेरिका मदद नहीं करता तो हमास से नहीं लड़ पाते। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है बेसिकली, जो बताती है कि किस तरह से इजराइल ने जब हमास के खिलाफ लड़ाई की बात की तो गजा में सिविलियंस को मारने के लिए जंग के सारे कायदे कानून किनारे रख दिए। हालांकि इस रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, इतने वीडियोस, इतनी खबरें वहां से आ चुकी हैं कि हम सब जानते हैं कि गजा में जो कुछ किया है इजराइल ने वो सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड है, सिर्फ और सिर्फ नरसंहार है, लड़ाई नहीं है। मारा गया है सिविलियंस को, मारा गया है बच्चों को, औरतों को, मासूम लोगों को। अस्पतालों पे बम गिराए गए हैं। अस्पतालों पे आप सोचिए कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है किसी जंग में अस्पतालों पे बम गिराए जाएं, लेकिन अस्पतालों पे बम गिराए गए हैं। और यह सारा कुछ मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मदद से। अरबों डॉलर अमेरिका दे चुका है, हथियार लगातार दे रहा है, देता चला जा रहा है। उसके बाद भी हालत यह है कि इजराइल के अपने अखबार रिपोर्ट छाप रहे हैं कि इजराइल की आर्मी काफी कमजोर हुई है। उसके एक्स जनरल कह रहे हैं कि इजराइल की आर्मी लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर जमीन के हालात देखें तो जहां इजराइल की आर्मी में नए लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं, पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं, वहीं इतने सारे हमले के बाद भी हमास ने अपनी आर्मी को मजबूत किया है। कल दो बड़ी घटनाएं हुई हैं हमास को लेकर जिनको जानना बहुत जरूरी है। एक तो हमास का नया चीफ घोषित किया गया है खलील अल हया को। खलील अल हया के बारे में मैं बता दूं कि इस समय जो टॉक्स चल रही हैं, जो बातचीत चल रही है, होस्टेज डील चल रही है, उसमें हमास को वैसे भी खलील अल हया ही लीड कर रहे हैं लंबे वक्त से।
अब अल कासम ब्रिगेड जो उनकी है, उसने इनको अपना चीफ घोषित किया है, यानी वेट करने के बाद इनको नया चीफ बनाया गया है। और अल कासम में मैंने पहले भी आपको बताया कि सैकड़ों नए सैनिक भर्ती हुए हैं। अब इजराइल के एक्स जनरल अगर कह रहे हैं कि हमास की ताकत फिर से बढ़ रही है और इजराइल की आर्मी कमजोर हो रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जंग वहां पे चल रही है। अगर दूसरी खबर की बात करें तो 2 लोग मारे गए हैं, इजराइल के 2 सैनिक मारे गए हैं हमास से सीधी लड़ाई में। अगर इसको पलट के देख लें तो इजराइल ने वहां पर 5 जर्नलिस्टों को मारा है, 5 सहाफियों को मारा है। अगर नंबर गिनेंगे तो अभी तक 150 के आसपास, 150 से ज्यादा सहाफियों को वहां मारा जा चुका है। पत्रकारों पर लगातार हमला कर रहा है इजराइल, ताकि गजा की जो खबरें हैं वो बाहर ना आ सके, और बड़ी बेशर्मी से कहता है कि ये पत्रकार नहीं, टेररिस्ट थे। डॉक्टर्स को मारता है, कहता है टेररिस्ट थे। टीचर्स को मारता है, कहता है टेररिस्ट थे। सहाफियों को मारता है, कहता है टेररिस्ट थे। ऐसे लोग जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं, ऐसे लोग जो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो हाथ में माइक लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर अस्पताल में जाकर इलाज कर रहे हैं, उनको आतंकवादी कह के मार देता है इजराइल। और दुनिया के तमाम मुल्क, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह वगैरह, उनकी कान पर जूं नहीं रेंगती, उनको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने ही बैठ के जो नियम कानून बनाए थे, इजराइल एक एक करके सबको तोड़ चुका है, लेकिन इजराइल को कुछ बोलने की हिम्मत इनकी होती नहीं है। एक घटना लेबनान में हुई है और वो भी बड़ी घटना है, इसलिए बताना जरूरी है। कल यह रिपोर्ट आई कि वहां के एक गांव में, जिसको वादी अल हुज़ै कहते हैं, वहां पर इजराइल की आर्मी घुस गई। यह खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हिजबुल्लाह से लड़ाई के दौरान इजराइल ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो इस इलाके में घुस नहीं पाई थी। अब समझौते के बाद, सीज फायर के बाद इजराइल की आर्मी वहां घुसी और अब खबर यह आई है कि वहां से हट गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है जो मैं बार बार कहता हूं कि जो चीज लड़ाई में, जंग में हासिल नहीं कर पाई इजराइल, वो कोशिश कर रही है टेबल पर बैठकर हासिल करने के, और इसी चक्कर में होस्टेज डील भी लगातार टलती जा रही है। अब अमेरिका के अधिकारी ये कह रहे हैं, जैसा मैंने 3-4 दिन पहले ही आपसे कहा था, कि ट्रंप के आने से पहले किसी भी तरह के होस्टेज डील की कोई संभावना नहीं है। अल मायदीन में एक रिपोर्ट छपी है हमास के किसी ऑफिशियल के हवाले से, और वो ये बताती है कि हमास और इजराइल के बीच में डील ना हो पाने का कारण सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू है। जब भी डील फाइनल होने वाली होती है, वो कोई नई शर्त डाल देता है। अभी मैंने आपको बताया था कि वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर है, सार, उसने कहा था कि ये डील हो जाने के बाद भी हम वहां से अपनी आर्मी नहीं हटाएंगे। अब आप ये बताइए कि ये अपनी आर्मी हटाएंगे नहीं, साथ में ये कह रहे हैं कि फलस्तीन कि जो लोग इन्होंने गिरफ्तार करके रखे हैं, जिनकी लिस्ट दी है हमास ने कि आपको इन लोगों को रिहा करना पड़ेगा, हम उनको रिहा नहीं करेंगे। तो आप उनके लोगों को रिहा नहीं करोगे, आप जंग रोकोगे नहीं। आपने 24 घंटे में 35 बेगुनाह लोगों को वहां मार दिया। आप सीज फायर के बाद भी वहां पर अपनी आर्मी रखोगे, तो सब आपकी ही शर्तें चलेंगी। तो फिर हमास इस समझौते पर कैसे राजी होगा? समझौता तब होता है जब 4 शर्तें आप माने, 4 शर्तें सामने वाला माने। जब आप कोई शर्त मानने को तैयार ही नहीं है, तो समझौता कैसे होगा? और दूसरी बात यह है कि आप जंग में यह सारा कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आप 1.5 साल हो गया लड़ते लड़ते, लेकिन गजा पर कब्जा नहीं कर पाए, अपने होस्टेज किए हुए लोगों को छुड़ा नहीं पाए। एक बात लगातार कही जा रही है कि हमास होस्टेजेस की लिस्ट नहीं दे रहा है, अगवा किए हुए लोगों की लिस्ट नहीं दे रहा है। हमास का कहना है कि जितने लोग लोकेट हो सकते थे उनकी लिस्ट दे दी गई है। जंग अगर रुके, बमबारी रुके, तो वो ये देखे, पता करे कि जो अगवा किए हुए लोग हैं वो जिंदा हैं या मर गए हैं, और उनमें से जितने जिंदा बचे लोग होंगे उनकी लिस्ट वो दे देगा। लेकिन यह एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि होस्टेज डील ना हो। दरअसल नेतन्याहू चाहता है 2 चीजें। पहली बात तो यह कि अगर होस्टेज डील हो गई तो उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उस पर सबका ध्यान पूरी तरह से चला जाएगा। उस मुकदमे की हालत यह है कि नेतन्याहू की वाइफ भी उसमें फंसी हुई है, सारा नेतन्याहू। सारा नेतन्याहू के ऊपर आरोप यह लगा है कि वो एविडेंस के साथ टैंपर कर रही है, और साथ में उसने जो गवाह हैं उनको डराया धमकाया है। तो वहां के एजी अब सारा नेतन्याहू के खिलाफ भी केस कर रहे हैं। पहले से केस है, एक और केस हो रहा है गवाहों को डराने धमकाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का। जिस दिन जंग खत्म हो गई, पूरा का पूरा इजराइल उसी चीज को गौर से देखेगा। इसलिए जरूरी है कि जंग में उलझाए रखा जाए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि उसको पता है
कि ट्रंप के आने के बाद सीज फायर तो होना ही है, तो उसके पहले जितनी और तबाही, जितनी और बर्बादी कर सकता है, जितने और लोगों को मार सकता है, वो मार लेना चाहता है। ये तो उसे पता है कि अगवा किए हुए लोग उसको वापस नहीं मिलेंगे जंग से। जब तक वो डील नहीं करेगा, सीज फायर नहीं करेगा, अगवा किए हुए लोग वापस नहीं आएंगे। लेकिन जहां खुद अपने ही अगवा किए हुए लोगों को इजराइल की आर्मी ने एक नहीं कई बार मारा है, अलग अलग जगहों पर मारा है, वहां सब जानते हैं कि नेतन्याहू का इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगवा किए हुए लोग वापस आएं या फिर मार दिए जाएं। लगातार कोशिश हो रही है कि माहौल बिगड़ा रहे, लगातार कोशिश हो रही है कि वहां पर बवाल चलता रहे। बेन ग्वेर जो उसका बड़ा प्री मिनिस्टर है, अल अक्सा पे गया था और उसको लेके बवाल चल रहा है। दुनिया भर में इस बात की मलामत हुई कि बार बार वो अल अक्सा मस्जिद में जाकर उसको वहां पर तमाशा क्यों करता है। अल अक्सा मस्जिद को कब्जा करने की जो प्लानिंग है पूरी की पूरी इजराइल की, उसी के तहत बेन ग्वेर जा रहा है। और अरब के मुल्क खामोश हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल अक्सा की मस्जिद दखल कर ली जाए या ना की जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो ऐसी हरकतों के लिए ना केवल इजराइल की मलामत करते, बल्कि कोई ना कोई एक्शन लेते। भले वार नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई एक्शन लेते। वो अपने आप को कितना भी मजहबी करें, लेकिन सच यही है कि इतनी पवित्र मस्जिद है, इतनी ऐतिहासिक मस्जिद है अल अक्सा, उसके बार बार अपमान होने पर भी इनकी जबान खुलती नहीं है। उधर सीरिया में हालात बड़े अलग से डेवलप हो रहे हैं। हालांकि मैंने शुरू में ही कहा था कि जिन लोगों को लगता है कि बशर अल असद के जाने के बाद सीरिया में सब ठीक ठाक हो जाएगा, उनको बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो लगातार जंग चल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग जो जंग है वो है कुर्द फोर्सेस और टर्की फोर्सेस के बीच में। आर्दोगान ने धमकी दी है कुर्द फोर्सेस को कि या तो सरेंडर कर दो या मरने के लिए तैयार रहो। इधर खबर यह है कि अमेरिका लगातार अपनी और ज्यादा आर्मी भेज रहा है सीरिया में। अब अमेरिका सपोर्ट करता है कुर्दों को, यह आप जानते हैं। कुर्दों के साथ लड़ाई चल रही है आर्दोगान की, यह भी आप जानते हैं। और आर्दोगान धमकी दे रहा है कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो तुम्हें कब्र में भेज देंगे। और उधर से अमेरिका अपने और सैनिक भेज रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अमेरिका टर्की के साथ भी कभी भी जंग में जा सकता है। सीधी जंग भले ना हो, डायरेक्ट जंग ना हो, डायरेक्ट तो यही कहा जाएगा कुर्दों की जंग थी, लेकिन पीछे से अमेरिका सपोर्ट करेगा। आर्दोगान को यह लग रहा था कि उन्होंने जंग जीत ली है बशर अल असद को गिराकर, लेकिन उनके ख्वाब भी पूरे होते हुए दिख नहीं रहे। इजराइल, मैंने आपको बताया कि सीरिया के हिस्से लगातार कब्जा करते जा रहा है, वहां रोज जुलूस निकल रहे हैं। अभी कल की खबर है कि 3 जजेस को वहां पर मार दिया गया था। जो पुराने जज थे वहां पर, उनको गोली मार दिया गया था। कई लोगों के सर काट लिए गए हैं। जो जुलूस निकल रहे हैं उन पर सीधे गोली चलाई जा रही है। और कई सारे ऐसे गैंग और ग्रुप जो बहुत दिनों से खामोश थे, वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं। सीधी सी बात है कि सीरिया अगले 10-15 साल के लिए फिर एक ऐसे फेज में जा रहा है जहां दिन रात गोलियां चलेंगी। कभी कोई इधर का मारा जाएगा, कभी कोई उधर का मारा जाएगा। सीरिया ने जुलानी ने अपना इंटेलिजेंस चीफ घोषित किया है। और मजेदार बात यह है कि इंटेलिजेंस चीफ ये कौन है? ये वैसा ही बिल्कुल आईएसआईएस का बंदा है जैसा जुलानी था। जुलानी के सिर पर भी अमेरिका ने इनाम रखा था जो वापस ले लिया। अब जो इंटेलिजेंस चीफ है उसके सिर पर भी अमेरिका ने इनाम रखा हुआ है। आज नहीं कल तो वापस ले लेगा। कल जिसको वो आतंकवादी कहता था, जिसके सर पर इनाम रखता था, अब उसके साथ कुर्सी पर बैठकर समझौते करेगा, बातें करेगा अमेरिका। ये है टेररिस्ट का मतलब। हिजबुल्लाह, हमास, हूथी उसके खिलाफ हैं, इसलिए टेररिस्ट हैं। जिस दिन उसके साथ खड़े हो जाएंगे उस दिन वो उनको हाथ मिलाएगा, गले लगाएगा, सारा कुछ करेगा। इस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड चलता है। आईएसआईएस जैसा संगठन जिसको पूरे वेस्ट में और पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए यूज किया गया, आज वही अमेरिका और इंग्लैंड का दोस्त हो गया, उसको गले लगाया जा रहा है। वैसे एक और बड़ी मजेदार खबर है। बताया जा रहा है कि मोसाद के चीफ और नेतन्याहू के बीच में एक मीटिंग हुई, जिसमें मोसाद के चीफ ने कहा कि हूथी को अगर रोकना है तो आपको सीधे ईरान पर हमला करना पड़ेगा। जब तक आप ईरान पर हमला नहीं करेंगे तब तक हूथी को नहीं रोक पाएंगे। और यह बात तो मैं आपसे कह ही रहा हूं कि एक आखिरी फाइट तो होनी ही है ईरान और इजराइल के बीच में। लेकिन खबर मजेदार यह है कि नेतन्याहू ने मना कर दिया कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। वजह आप बहुत कायदे से समझ सकते हैं। ईरान के साथ अगर लड़ाई सीधी होती है तो वो नेतन्याहू के लिए काफी बेइज्जती वाला मामला हो सकता है। पिछली बार भी ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया था, जिस तरह से नुकसान इजराइल का हुआ था, नेतन्याहू की काफी किरकिरी हुई थी कि सारा एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया था।
इसीलिए वो ईरान से सीधे जंग में नहीं जाना चाहता है फिलहाल। उसके पहले शायद उसको और ज्यादा तैयारी करनी होगी। ईरान इस बात को जानता है कि यह जंग टाली नहीं जा सकती है, इसीलिए वो लगातार चाइना और रशिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि रशिया और चाइना उसके लिए आके जंग लड़ेंगे, लेकिन जंग में जो हथियारों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, वो उसको चाइना और रशिया दोनों से मिल सकता है। इसीलिए पीपुल्स डेली जो चाइना का अखबार है, उसमें अरगाची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनका आर्टिकल छपा है जिसमें वो कहते हैं कि हम चाइना के साथ जो स्ट्रेटेजिक तालमेल है उसके दूसरे लेवल पे, अगले लेवल पे पहुंच रहे हैं। और 17 जनवरी को वहां के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियन, वो जा रहे हैं रशिया, जहां बताया जा रहा है कि सुरक्षा से जुड़े हुए कई सारे डील यानी डिफेंस डील कई होने की उम्मीद है। तो अभी सीरिया जिस तरह का हॉटबेड बना हुआ है नंबर 1, और हूथी जिस तरह से लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है नंबर 2, इसने मिडिल ईस्ट को खौलाया हुआ है। हमास डाउन एंड आउट नहीं है, हमास लगातार लड़ रहा है, इसीलिए वहां से इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। उधर इजराइल के अंदर नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार कम हो रही है। जितने सर्वेज आए हैं, रिपोर्ट्स आए हैं, सब बता रहे हैं कि वो कम हो रही है। कोर्ट में एजी झुकने को तैयार नहीं है, सारा नेतन्याहू तक को कोर्ट में खींचा जा चुका है। वहां उनके विरोधी अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सारा दारोमदार इस बात पे है कि 20 जनवरी को सत्ता में आने के बाद ट्रंप इन मसलों पर सीधे सीधे क्या स्टेप लेता है। अगर ट्रंप बिल्कुल कपड़े उतार के नेतन्याहू के साथ खड़ा हो गया पूरी तरह से, तो हालात दूसरे होंगे, जंग बहुत तेज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रंप ने वाकई जंगें रोकने में इंटरेस्ट दिखाया, अगर नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बनाया कि बहुत हो गया अब जंग रोको, तो हालात बिल्कुल अलग होंगे। और इसी पर डिपेंड करेगा कि हमास के साथ सीज फायर होगा या फिर एक फाइनल वार जैसी सिचुएशन होगी जिसमें ईरान को भी शामिल होना पड़ सकता है। इसलिए 20 जनवरी तक चीजें मुझे लगता है कि कमोबेश ऐसे ही चलती रहेंगी। सीरिया में जरूर एक खतरा बड़ा है कि अगर कुर्दों के पीछे अमेरिका खड़ा है और टर्की के साथ उनकी लड़ाई हो रही है, यह लड़ाई बड़ी हो सकती है। इराक का मैंने बताया कि इराक में भी आईएसआईएस को भेजकर वहां सत्ता गिराने की प्लानिंग है, और इसीलिए शायद इराक के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं सीरिया, वहां की लीडरशिप से बॉर्डर इश्यूज पे बात कर रहे हैं। उससे क्या निकलता है ये देखने वाला मामला होगा। बशर अल असद के साथ जो हुआ उसको देखते हुए इराक अपनी तैयारी कर रहा होगा। इराक ईरान से बिल्कुल लगा हुआ है, तो वहां से आर्मी वगैरह भी तुरंत आ सकती है, तो ईरान से भी उसकी लगातार बात चल रही होगी। आने वाले 8-10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये देखने के लिए कि सीरिया में फाइनली होता क्या है। जहां तक हमास के साथ सीज फायर का मामला है, मुझे लगता है कि ऐसे ही रोज डायलॉग आते रहेंगे। फाइनली सीज फायर जैसी कोई चीज 20 जनवरी के बाद ही हो पाएगी। हालांकि मैं चाहता हूं कि मेरा कहा गलत हो जाए और जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए, लेकिन जो हालात हैं उनको देखकर यही लग रहा है कि 20 जनवरी से पहले सीज फायर होना संभव नहीं है। तो आज की यही खबरें थी। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं अपडेट करता रहूंगा, कभी रोज कभी एक आध दिन का गैप लेके जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगर लगे कि ये वीडियोस दूर तक जाने चाहिए तो अपने यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो गोदी मीडिया के चक्कर में आज भी फंसे हुए हैं। हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं, हमारा जो पिन कमेंट है या फिर डिस्क्रिप्शन है उसको खोल के देखिए। मेंबरशिप ले सकते हैं, सीधी मदद कर सकते हैं। और अगर ये सब नामुमकिन हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।